सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने आलमी तेल मार्केट को शदीद झटका दिया है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद अब दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर चली गई थी, जो अब वापस आई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119.5 फी बैरल तक गई थी, जबकि WTI भी तकरीबन $119 से तजावुज़ कर चुका था। लेकिन मंगल को सूरत हाल बदल गई है और ब्रेंट की कीमत 6.6% कमी के बाद $92.45 रह गई है, जबकि WTI 6.5% कमी के बाद $88 से कुछ जायद की सतह पर आ गया है। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में बहुत ही गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है। ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 28%, जबकि अमरीकी खाम तेल में 36% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इसके बाद कीमतों में कमी हुई, जिसकी बड़ी वजह यह खबर बनी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग जल्द खत्म हो सकती है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जंग खत्म करने की तजवीज़ पर बात की। इस खबर से आलमी मंडी में खदशात कम हुए और कीमतें नीचे आना शुरू हुई। आलमी तेल की सप्लाई में सबसे अहम रास्ता आबनाए हुर्मुज़ है। इस तंग समुद्री गुजरगाह से रोज़ाना तकरीबन 15 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ये मकदार दुनिया की कुल सप्लाई का तकरीबन 20% है। जंग के बाइस यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स तकरीबन रुक गए थे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने शिपिंग कंपनीज को शदीद मोहतात बना दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के जंग के बारे में बयानात सूरत हाल को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अभी भी खबरदार किया कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा। इस गैर यकीनी सूरत हाल में इराक ने अपनी जनूबी ऑयल फील्ड्स की पैदावार 70% कम करके 1.3 मिलियन बैरल रोज़ाना कर दी है। कुवैत और सऊदी अरब भी खासे मुतारिक नज़र आए, वो भी कम पैदावार कर रहे हैं। और फिर सऊदी अरब और इराक की तरह कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में रुकावट के बाइस ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम पड़ रही है। ईरान खुद रोज़ाना तकरीबन 1.6 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है, जिसका बड़ा ख़रीदार चीन है। अगर जंग की वजह से ईरानी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हुई तो चीन को मुतबादिल सप्लायर तलाश करना पड़ेंगे, जिससे आलमी तलब और कीमतों पर मज़ीद दबाव आएगा। दूसरी तरफ रूसी सदर ने भी दुनिया भर को तेल की सप्लाई देने की पेशकश की है, लेकिन यहाँ पर जंग के असरात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहे। कुदरती गैस की कीमत भी बढ़कर तकरीबन $3.3 फ़ी 1000 क्यूबिक फ़िट तक पहुँच चुकी है। इसी तरह आलमी स्टॉक मार्केट्स पर भी हमने प्रेशर आते देखा। पाकिस्तान जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक के लिए ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की तेल की इंपोर्ट ज़्यादातर खलीजी ममालिक से ही होती है, जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के बाइस पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन $322 फ़ी लीटर तक अब ये जा पहुँची है। और अब देखना यह है कि तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी पर हुकूमत के आवाम को रिलीफ देगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में तेल की कीमतें $75 से $105 के दरमियान रहेंगी। उतार चढ़ाव की लेकिन ये रेंज रहेगी। अब अगर जंग बढ़ती है तो कीमतें दोबारा तेज़ी से बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर सिफारती हल कोई निकलता है तो आलमी मंडी में स्टेबिलिटी भी आ सकती है। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, इस पर हम बात करेंगे। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो जंगी सूरत हाल के नतीजे में ऑयल प्राइसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ, फिर उसी तेज़ी के साथ एक डिप भी आया, कमी भी हुई। तो अब ये सूरत हाल ओवरऑल कितनी इस वक्त चैलेंजिंग है, कितनी मुश्किल है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ये थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि तेल की कीमत में कुछ थोड़ी सी कमी आई है। खतरा ये था कि ये रोज़ाना बढ़ता जाएगा, ख़ास तौर पे हार्मुज़ स्ट्रेट पर जब पाबंदी लगा दी गई है ईरान की तरफ से। मगर हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रंप, उन्होंने शायद ये कहा है कि जो जंग है वो अनकरीब ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद तेल की कीमत में थोड़ी सी कमी आई है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने ऑलरेडी 55 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल में और हाई स्पीड डीजल ऑयल में इजाफा कर दिया है जी। ये तकरीबन 20% का इजाफा है, और इसके नतीजे में न सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे और बढ़ चुकी हैं, मगर इसके साथ साथ जो आम खाने पीने के अशिया वगैरह जो चीज़ें हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, इसलिए कि उसकी ट्रांसपोर्ट में ख़र्चा बढ़ जाता है। हमारा अपना रिसर्च बेस्ड अंदाज़ा ये है
कि ये जो आपने बढ़ाया है 20%, अब तकरीबन 55 रुपए इसमें पेट्रोल में और इसमें आपके मोटर स्पिरिट में और हाई स्पीड डीजल ऑयल में, तो इसके नतीजे में अनखरीब जो इस वक्त अफरात-ए-ज़र की रफ्तार कुछ बढ़कर 7% तक हो गई है, ये शायद अगले कुछ हफ्तों में 10-11% यानी कि डबल डिजिट रेट पर चले जाए। तो हाफिज़ साहब ये बताइएगा, अब ये जैसे पेट्रोल की कीमत का ऐलान किया हुकूमत ने बढ़ाने का और उसके बाद फिर इन्होंने एक किफ़ायत शारी मुहिम शुरू कर दी, कैसी ये स्ट्रेटजी रही? तनकीद हुई, उसके बाद ये किफ़ायत शारी मुहिम का ऐलान किया गया, ये एक दुरुस्त सिमत है या दुरुस्त इकॉनमी की कोशिश करें? एक तो अलबत्ता पहले मैं जो कीमत बढ़ाने के बारे में जिक्र कर दूं, मेरा ख्याल ये था इसको थोड़ा सा फैलाना चाहिए था 2-3 हफ्तों पर जी। इसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर हैं जिनके पास तेल पुरानी कीमतों पर है, उन्हें नाजायज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको स्प्रेड करना चाहिए था 2-3 हफ्ते। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं कंजम्पशन बिजली पेट्रोल का कम करवाने के लिए, ये बहुत मुनासिब स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स की बहुत ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पे हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान की, वहाँ तेल बेतहाशा इस्तेमाल होता है और बिल्कुल वेस्टेड, उसमें कमी लाने की कोशिश की जा रही है जो कि बहुत मुनासिब है। और साथ साथ कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए आपने तालीमी इदारों को बंद किया है और फिर आगे चलकर जूम के बेसिस पर काम करने का सिलसिला शुरू करना है। ये बहुत मुनासिब इक़दामात हैं और इससे नतीजे में इंशाअल्लाह अगर ये हम कायम रखें ये तरीक़े जो हैं इकॉनमी के, पेट्रोल कंजम्पशन वगैरह में, हाई स्पीड डीजल ऑयल के कंजम्पशन में, तो इंशाअल्लाह इंपोर्ट बिल इस लिहाज से कम हो जाएगा। तो अभी साहब ये डॉलर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान खित्ते में तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल फ़रोख्त करने वाला मुल्क बन गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमत है। तो अब ये इस सूरत हाल में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्यों इफेक्ट हो रहा है? क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर हो रहा है? ये था, अब आप देखिए कि आज के दिन कीमत में कुछ कमी आई है और इससे जल्दी जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, ये मेरा अपना ख्याल ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते थे तो 15 से 20 रुपए बढ़ाते और तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में देखते कि कीमतें लेवल बढ़ रहा है या कायम है या गिर रहा है, उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ते। मेरी अपनी राय ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमत बढ़ा दी गई। तो अभी साहब दुनिया के सामने इस वक्त ये सारे जो हालात हैं और IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, उन्हें भी बखूबी इल्म है क्या कुछ दुनिया में चल रहा है, क्या वो अपनी शराइत को कुछ नर्म करके पाकिस्तान को कोई इस वक्त थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है? और ख़ास तौर पे IMF जो है वो हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बड़ा अच्छा समझता है, सपोर्ट करता है, इसलिए कि इससे हम गुर्बत के पैमाने को थोड़ा सा कम करने में कामयाब हुए हैं और ये अच्छा वेल टारगेटेड प्रोग्राम है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो अभी कहा गया है कि ईद के दौरान वगैरह कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और मेरा अपना ख्याल ये है कि अफरात-ए-ज़र से लिंक करके हम जो अपने गरीब ख़ानदानों को देते हैं BINSP से एक कैश सप्लीमेंट, वो बढ़ा दिया जाए अगर अफरात-ए-ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा नज़र आता है। तो अभी साहब ये जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त, उनका जाएगा IMF इस पे मान जाएगा। अच्छा, दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त, उनका अब आप कैसा बिहेवियर देख रहे हैं अगले कुछ अरसे में, 3-4-5 माह में या 1-1.5 साल में? बहुत मोहतात हो जाएंगे? अब क्या लग रहा है आपको? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान 2-3 लिहाज से एक बहुत ही बाहर परसेप्शन ये है कि ख़तरनाक सिचुएशन है। इसमें मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो आपका अफ़गानिस्तान से तकरीबन ओपन वॉर जंग चल रहा है, दूसरा ईरान का बॉर्डर आपके साथ है, और तीसरा दूसरी तरफ हिंदुस्तान एग्रेसिव रहा है। तो लिहाजा ये सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं टेररिज्म वगैरह के, वो बढ़ गए हैं और इसलिए मुझे ये कहते हुए अफसोस है
कि मेरा नहीं ख्याल कि अनकरीब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फिर से वाज़ेह तौर पर इजाफा होगा। अच्छा, तो अब ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, ख़ासतौर पर जो इन्वेस्टर्स का बदलता हुआ मूड है, मोहतात रवैया, इससे चैलेंजेस कितने बढ़ेंगे? ख़ासतौर पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से कितनी मुतासिर हो सकती है? यही तो परेशान कुन बात है, सारी दुनिया की जो माशी हालात हैं वो ख़राब हो जाएंगे और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि टेंशन बढ़ेंगे, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और अब आप ये सोचिए कि अगर मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, अगर इनमें कुछ कमी आती है इनके शर नमू में और उसके नतीजे में रोज़गार कम होते हैं, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दूसरे ऐसे मुल्क जहाँ से लोग गए हुए हैं मिडल ईस्ट में काम करने, वो कुछ हद तक वापस आ जाएंगे और उसके नतीजे में हमारे रेमिटेंसेस मुतासिर हो सकते हैं। और अभी साहब, पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स इससे कितने डैमेज होंगे? चूँकि इन्फ्लेशन रेट को हमने कंट्रोल कर लिया था, इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल किया हुआ था, अभी तो उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा इस सूरत हाल में, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या ऊपर जा सकता है? आने वाले दिनों में चैलेंजेस और मुश्किलात फिर मज़ीद बढ़ेंगे? देखिए, परेशानी की जो बात है कि अगर तेल की कीमत तकरीबन 20-25% बढ़ी रहे, तो हमारा जो खर्चा है दरामदाद में तेल का, उसमें तकरीबन $5 अरब तक का इजाफा हो सकता है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारा जो तिजारती खसारा है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है और अब इसके नतीजे में काफ़ी वाज़ेह तौर पर टारगेट था $2 अरब का, इस साल के जून के एंड तक ये शायद कहीं $5 अरब तक ना पहुंच जाए। और इसके नतीजे में, और अगर रेमिटेंसेस में नज़र आना शुरू हो जाए कमी, तो हमारे जो करंट अकाउंट है तवाज़ुन अदायगी में, वो काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो कुछ हद तक मुतासिर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। बस हम सब की दुआ है कि अल्लाह जिस जंग को जल्द से जल्द करीब ख़त्म करवाएं और हम पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस शॉक को हम सलीके से बर्दाश्त कर लें। आमीन आमीन, अल्लाह पाक ना करम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर क़ियादत मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी तेल कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान के लिए एक नया माशी दबाव पैदा कर दिया है। अगर खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जाती है तो पाकिस्तान का माहाना तेल इंपोर्ट बिल तकरीबन $600 मिलियन तक जा सकता है। ये इजाफा पाकिस्तान की मईशत के साथ महंगाई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ज़खायर और इक़्तिसादी तरक्की पर बराह रास्त असर डाल सकता है। सबसे बड़ा दबाव पाकिस्तान के करंट अकाउंट पर पड़ेगा। पाकिस्तान की कुल इम्पोर्ट्स में तेल का हिस्सा तकरीबन 25% है। जब तेल महंगा होता है तो डॉलर में अदायगी भी बढ़ जाती है और इससे फिर डॉलर कम पड़ जाते हैं जो कर्ज़ों की अदायगी और ज़रूरी अशिया की इम्पोर्ट्स के लिए दरकार होते हैं। अब अगर तेल बिल $600 मिलियन तक जाता है तो माहाना करंट अकाउंट खसारा $200 से $300 मिलियन तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहले ही दबाव का शिकार हैं। अगर इंपोर्ट अखराजात बढ़ते रहे तो ये ज़खायर कम होकर सिर्फ 2 माह की इंपोर्ट्स के बराबर रह सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को मजीद बैरूनी कर्ज या फिर इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा बड़ा असर महंगाई की सूरत में सामने आ सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इस वक्त ₹322 फी लीटर जबकि डीजल ₹335 फी लीटर तक पहुंच चुका है। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस महंगाई में 2 से 3% भी मजीद इजाफा हो सकता है। अब महंगे फ्यूल का असर इंडस्ट्री की पैदावार पर भी पड़ता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60% हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। अगर एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की
कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाए तो इंडस्ट्री भी अपनी प्रोडक्ट्स महंगी करेंगी। इससे फिर आलमी मंडी में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की कंपैटिबिलिटी कम हो सकती है। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 3.5% GDP ग्रोथ का टारगेट रखा है, लेकिन एनर्जी महंगी होने से इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही कम हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे GDP ग्रोथ में 0.5 से 1% की कमी भी हो सकती है। अब हुकूमत इस दबाव को कम करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पेट्रोलियम लेवी में नरमी मांग रही है। माली साल में जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ है वो 1.4 ट्रिलियन रुपए रखा गया है और जुलाई से दिसंबर तक हम देखें तो 822 अरब रुपए जमा भी हो चुके हैं। अब अगर IMF कुछ रियायत देता है तो हुकूमत इंपोर्ट के प्रेशर को कुछ कम कर सकती है, और अगर रियायत ना मिली तो हुकूमत फिर ऑल्टरनेट जो स्टेप्स होंगे उन पर गौर कर रही है। इनमें तेल की इंपोर्ट या और फिर फुजेरा जैसे ऑल्टरनेट रास्तों से करना भी शामिल है। इसी तरह फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और वर्किंग आवर्स को कम करने जैसे इकदाम जो हुकूमत ने उठाएं, वो भी फिर अब ऑस्टेरिटी मेजर के तौर पर सामने आ रहे हैं। मजीद जाहिर है ये है कि इसमें मुल्क में इस वक्त फर्नेस ऑयल को बिजली घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा थर्कोल और हाइड्रो पावर से बिजली बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। ये वो तमाम इकदाम हैं जो कि इस वक्त हुकूमत उठाने की कोशिश कर रही है। सूरत हाल क्या बनती है और कैसे अब ये जो कहा जा रहा था कि एक बुरानी कैफियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो टल गई है, चूँकि अब ऑयल के कंटेनर कराची के पोर्ट पर आना शुरू हो गए हैं। तो सुहेल बजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक वज़ीर पेट्रोलियम है। उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल के बारे में जानेंगे कि अभी ये सिचुएशन कहाँ जा सकती है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये तेल की कीमतें जो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी उसमें कोई 6-6.5% की कमी भी आ गई है। क्या लग रहा है आपको, ग्रेजुअली आगे ये कीमतें मजीद कमी की तरफ जाएंगी या एक बार फिर कोई स्पाइक आ सकती है? देखिए, ये तो इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़ेगा। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ये बढ़ेंगी, और अगर ये किसी वजह से किसी की मीडिएशन से जो हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट और GCC में, और बाकी मुल्क भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर नीचे आ सकती हैं। कुछ अमेरिका के हक में भी यही है कि ये वॉर जितनी जल्दी ख़त्म हो उतनी जल्दी, तो इससे लगता है कि अगले 10-15 दिन में ये नीचे आने का कुछ जवाब बन जाएगा। इससे पहले कि हमारा नया कंसाइनमेंट आए मुझे लगता है ये कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं पिछले 25 साल से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पाया, तो अपनी हार मान के आज आपके सामने फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, हमें अपने एनर्जी सेक्टर पे कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म करनी पड़ेंगी हर सूरत में। ये फायर फाइटिंग नहीं हो सकती हर दफ़ा। देखिए, इस वक्त दुनिया में सॉवरेनिटी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास आपकी फायर पावर और दूसरी आपकी एनर्जी। इन 2 चीज़ों के बगैर सॉवरेनिटी नहीं होती। आप जिस मुल्क को भी देखना चाहें आप देख लें, उसकी हालात आपको नज़र आएंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में कि जिसके पास फायर पावर है और जिसके पास एनर्जी है वो बादशाह, वो किंग है। इसलिए जंगें भी इसी एनर्जी पे होती हैं। अब हमारी एनर्जी का जो पूरे पाकिस्तान के GDP में शेयर है वो आप लोग तो 25 कहते हैं, कोई 34 कहता है, लेकिन इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इट अफेक्ट 65% ऑफ आवर GDP। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली का मेरा मकसद है एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गैस, पेट्रोलियम, ये तो एक हिस्सा है ना कि आपने ऑयल 24% की इम्पोर्ट की, फलाना इतने की हुई, इतने डॉलर इस पे बढ़ गए। ये आम आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं, लेकिन आम आदमी को ये पता चलना चाहिए कि हमारी महंगाई या हमारे इकोनॉमी में 64% एनर्जी का हिस्सा है, जिसके तहत इन्फ्लेशन बढ़ता है, फूड बास्केट पे असर पड़ता है, इंडस्ट्रियल बास्केट पे असर पड़ता है, सर्विसेज बास्केट पे असर पड़ता है, इंटरनेशनल बास्केट पे असर पड़ता है, हमारे रुपये पे, इन्फ्लेशन पे, हर चीज़ पे, रिजर्व पे, हर चीज़ हमारी 8 की 8 बास्केट्स जो होती हैं इकोनॉमी की, उन सबको ये अफेक्ट करता है। इसलिए इसके लिए हमें एक दफ़ा बैठ के सुकून से, ये तो हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है, ये तो हो गया, अब ये हालात हो गए, इस पे मैयर्स हो गए कि आपने किसी का पेट्रोल बंद कर दिया, किसी का पेट्रोल बढ़ा दिया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसका फार्मूला भी दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, और इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए आगरा और नेपरा के दोनों के फार्मूला और सप्लाई के रिसोर्सेज पे हमें गौर करना पड़ेगा, इंडिजिनियस एंड इम्पोर्ट्स, ताकि हम इसको वंस फॉर एवर सॉल्व कर दें। लेकिन इसमें लगेगा कम से कम 2-3 महीने अगर बैठ के समझदार लोग ये काम कर ले, जो हो चुका है इस पर बहुत सारा काम, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में, किसी की पॉलिटिकल प्रेशर में, कभी किसी वजह से हमसे फायर फाइटिंग पे चले जाते।
और एक अच्छा सा बयान दे के साइड से निकल लेते हैं। अब हम फिर हर चीज़ पे हम कहते हैं आईएमएफ ने अगर दे दिया, फिर इसका मुल्क को आईएमएफ ही चला ले, हमारे चलाने की तो जरूरत नहीं, फिर हुकूमत की क्या जरूरत है। हर चीज़ आईएमएफ ने रिलीफ दे दिया, आईएमएफ ने वो दे दिया, हमें आईएमएफ के चुंगल से तो निकलना है ना, और उसके लिए एनर्जी सेक्टर को सही करना, सर्कुलर डेट को सही करना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए एनर्जी के अंदर आपने थर्कोल भी किया हुआ है, ये भी है, आपका न्यूक्लियर भी है, आपका हाइडल भी है, आपका सोलर भी है। अब हमारा इन्हसार बहुत सारी चीज़ों पे इस मिक्स को एक तरीके से फार्मूले को सही करके एक दफ़ा बैठ के सबको ग्रिड पे लाके, इस वक्त देखें इमरजेंसी के हालात है, हमें नेगोशिएट करना चाहिए हर एक से कि जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये सारी चीज़ें इनको कैसे दूर किया जाए। इस वक्त तो एक वो है ना अर्जेंसी, इस वक्त तो इमरजेंसी लगी हुई है, जंग हो रही है, ये इस वक्त कोई ऐसा मेजर नहीं हो सकता जो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जिस पे हम ये बैठ के सोचें कि आइंदा के लिए आज से 6 महीने बाद अगर दोबारा कोई ऐसी सूरत, ये मैंने 6 महीने पहले भी ये बात दोहराई थी कि ये क्राइसिस आने वाला है जो आज आया है। आप मेरे पिछले पॉडकास्ट, टीवी पे प्रोग्राम इधर उधर देख लें, मैं आपको भेज भी दे सकता हूँ, तो उसमें मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ऑयल 120 रुपए तक जा सकता है अगर ये हुआ। ये कोई 1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है। तो ये जब चीज़ें हमें पहले से पता है तो हम लास्ट मोमेंट पे बैठ के फिर उस वक्त मीटिंग करके ये जो होता है ना आई बॉल प्लेइंग, तो वो मज़ा नहीं आता। हुकूमत होती है लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक चीज़ों को सही करने के लिए कि हम इस तरह की पॉलिसी बनाएं। इस वक्त एनर्जी की कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं है, सब एडॉकिज्म पे। आज सोलर लगा लो, आज नेट मीटरिंग कर लो, कल नेट बिलिंग कर लो, परसों ये कर लो, आज ऑयल मंगा लो, आज फर्नेस ऑयल पे चल जाओ, परसों एलएनजी बंद हो जाएगी, नर्सों कुछ और हो जाएगा। ये इस तरह से एनर्जी सेक्टर, इतने बड़े मुल्क का एटॉमिक मुल्क है, हम इस वक्त रीजन में तो सोहेल साहब कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल ये पॉलिसी साजी हो जाए, ये एक बार मामला तय हो जाए, रिफॉर्म्स ऐसे हो जाए कि फिर हमें बार बार परेशान न होना पड़े। लेकिन ये इस हंगामी सूरत-ए-हाल में बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इसका जो सबसे बड़ा शेयर है ना एब्सोल्यूट फिगर में ज्यादा है, तो इसमें परसेंटेज कम होनी चाहिए लेवी की। आप वेटेज के तहत लेवीज लगाए ना, आप क्या करते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा आ रहा होता है उस पर सबसे ज्यादा लगा देते हैं, तो वो और बढ़ जाता है। यानी वेटेज आप समझते हैं ना कि वेटेज के तहत होना चाहिए। अगर इसका शेयर इतना है तो इसकी वेटेज के तहत इसकी परसेंटेज कम होगी, एब्सोल्यूट फिगर। क्योंकि अगर 100 रुपए पे 10 रुपए लगते हैं और 200 पे 10 रुपए लगते हैं तो बहुत फर्क होता है। अच्छा, क्योंकि आपने ज़ाहिर है पेट्रोलियम के पोर्टफोलियो पे काम भी किया है, जो प्राइस का मैकेनिज्म होता है, ये अचानक से ओवरनाइट ये 55 रुपए का जब ये इजाफा हुआ, ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल एक आम फहम बात है, हर बच्चे को पता है कि स्टॉक पुराना था। ये फायर फाइटिंग के तहत हुआ है सर, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखिए आप अगर मैकेनिज्म होता तो आप और कीजिए, पिछले कई सालों से ऑगरा और नेपरा एक समरी भेजते हैं कि इतना पेट्रोल बढ़ा दिया जाए या इतना कम कर दिया जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर किसी फार्मूले के उसे नीचे कर देते हैं या ऊपर कर देते हैं। तो इसका मतलब फार्मूला तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। जो चीज़ दी जाती है वो कहते हैं हम आवाम के मफाद में या मजबूरी में, कौमी मफाद में या आवाम के मफाद में, आवाम के मफाद में हम कम दे रहे हैं। नेपरा ने तो ज़्यादा बोला था, ओगरा ने, और कौमी मफाद में हम ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि नेपरा और उन्होंने कम बोला। तो इसका मतलब फार्मूले पे तो कोई निसार ही नहीं। इस फार्मूले को कौमी और अवामी मफाद में बैठ के वंस फॉर एवर तय कर लेना चाहिए कि इसके कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कांस्टेंट हैं, और हम इसे किस तरह से चलाएंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, इनपुट क्या होगा। अब ये जो स्टेप उठाया गया सोहेल साहब, ये इसमें ऑयल कंपनीज को बराह रास्त फायदा पहुंचा, इसमें हुकूमत को फायदा पहुंचा, ये आखिर फायदा हुआ किसका इसमें? मैं आपको बता सकता हूँ, अंदाजा है मेरा, मेरे पास, क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए मेरे पास फिगर सामने नहीं है, लेकिन आप मालूम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्वेंट्री गेन अच्छा खासा हुआ है, बिलियंस में हुआ है, बिलियंस में, और इसका शेयर हर एक को जाएगा। इन्वेंट्री गेन तो हुआ है ना, हर सूरत में हुआ है और आइंदा भी होगा, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइसेस नीचे भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्राइसेस अभी जब 7% नीचे आई हैं तो वो 7% की कमी तो नहीं हुई, जब 20% बढ़ी नहीं होगी ना, फार्मूला है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ पैसे जमा करें, ये भत्ता है, ये फार्मूला नहीं है, ये भत्ता है। मैं इस फार्मूले को मानता ही नहीं हूँ। मैं इस चीज़, मैं कई दफ़ा बहस हो चुकी है मेरी टीवी पे चेयरमैन साहब से, और सब ने अल्टीमेटली एग्री कर लिया कि इट इज़ मोर पॉलिटिकली ड्रिवन रादर देन प्रोफेशनली ड्रिवन।
अब अगर पॉलिटिकली ड्रिवन एनर्जी चलेगी तो एनर्जी इज टोटली प्रोफेशनल थिंग, इट इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट इज ओनली टू डू विद नेशनल इंटरेस्ट एंड पीपल्स इंटरेस्ट। अगर इसमें नहीं चलाएंगे, हम इसमें फार्मूला नहीं करेंगे, ये बात बुरी लगेगी, अच्छी लगे लोगों को, जो है वो है। अगर सच हम नहीं समझेंगे तो फिर यही फायर फाइटिंग होती रहेगी, आप प्रोग्राम करते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे और लोग भी बोलते रहेंगे, लेकिन किसी को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। और हाँ, चंद लोग बीच में पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं ये पैसे बना के चले जाएंगे। इस वक्त भी मेरा ख्याल है कोई मेरे साथ 600-700 मिलियन डॉलर का इन्वेंट्री गेन होगा, क्योंकि एक दिन के आपने खुद ही बताया कि इतने बढ़ने से कितने पेट्रोल कितना इंपोर्ट बढ़ती है पर डे की, तो आप इससे हिसाब लगा लेंगे एक महीने का आपके पास पेट्रोल मौजूद है पुराने रेट पे, जो आप नए रेट पे बेचेंगे तो कितने बिलियन का तो हो गया सर इन्वेंट्री गेन। इस इन्वेंट्री गेन को 50% कर लें, वो किसी के पास तो जाएगा ना। बिल्कुल सही। चलें, अब देखेंगे कि ये कमी जो हुई है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर हुकूमत कब अमल दरामद करते हुए इस प्राइस को कम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स ने गुज़िश्ता 10 साल में वैल्यू के लिहाज से नुमाया इजाफा दिखाया है। माली साल 2015-16 में ये एक्सपोर्ट 44.6 अरब रुपए थी, जो 8-9 साल बाद बढ़कर 2024-25 में 86 अरब रुपए हो गई, यानी तकरीबन 93% का इजाफा इसमें सामने आया। अब ये इजाफा इस बात की भी निशानदेही करता है कि फी टन कीमत में भी वाज़ेह बेहतरी आई है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग माली साल 2023-24 में रिकॉर्ड हुई और उस साल 97.1 अरब रुपए इससे हासिल किए गए। इसी साल एक्सपोर्ट वॉल्यूम 9,28,000 टन था, मगर अगले ही फिस्कल ईयर यानी 2024-25 में ये वॉल्यूम कम हुआ और 5,79,000 टन रह गया, यानी तकरीबन 37% की एक बड़ी कमी इसमें आई। इसके बावजूद अर्निंग 86 अरब रुपए रही है। इसका मतलब यह है कि फी टन कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है और पिछले 10 सालों के दौरान एक्सपोर्ट वॉल्यूम 5,79,000 टन से लेकर 9,75,000 टन तक रहा है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 2020-21 में 9,75,000 टन था। उस साल अर्निंग 76.8 अरब रुपए रही थी। उसके बाद फिर 21-22 में वॉल्यूम 36% कम हुआ, 6,22,000 टन हुआ, मगर अर्निंग बढ़कर 84.4 अरब रुपए हुई। ये वाज़ेह इशारा है कि कीमतों में इजाफा मकदार की कमी को पूरा कर रहा है। 2022 सैलाब का साल था, सैलाब ने एग्रीकल्चरल लैंड को शदीद मुतासिर किया। 22-23 में वॉल्यूम 6,29,000 टन रहा और अर्निंग कम होकर 68.8 अरब रुपए हुई। इससे जाहिर होता है कि सीजनल शॉक्स बराह रास्त एक्सपोर्ट्स को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 23 लाख टन सिट्रस फ्रूट और 21 लाख टन आम पैदा करता है, मगर इन फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स बहुत ही महदूद हैं। कोल्ड चेन, स्टोरेज और मेयार के मसाइल इस वक्त बड़ी रुकावटें हैं। पाकिस्तान से फ्रूट्स की समुद्री एक्सपोर्ट्स, खासतौर पर कीनू के साथ खजूर और कुछ आम की इकसाम के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी से दूर दराज मार्केट्स तक रसाई आसान होती है। एयर कार्गो के मुकाबले में इसमें कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर फ़ी किलो खर्च 80 रुपये से कम होकर तकरीबन 5 रुपये तक आ सकता है, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बाइस फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स समुद्री रास्ते से होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि फ्रेट रेट्स 150 से 300% ज़्यादा हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से केप ऑफ गुड होप के रास्ते 10 से 15 दिन इजाफी लगते हैं, जिससे फिर ज़ाहिर है कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है और इस ताख़ीर से फलों के ख़राब होने का ख़तरा भी बढ़ता है, चूँकि शेल्फ़ लाइफ के भी हमारे यहाँ बड़े इशूज़ हैं। अगर वैल्यू एडिशन के साथ प्रोसेसिंग और नई मार्केट्स तक बेहतर रसाई हो तो ये अर्निंग 100 अरब से भी आगे जा सकती है, लेकिन अब इन चैलेंजिंग हालात में ये कैसे मुमकिन हो सकेगा करेंगे वहीद अहमद साहब से, पेटर इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो अब ग्रेजुअल हमारी इंडस्ट्री अपना रेवेन्यू बढ़ा रही थी और ये बड़ा क्लोज हो गया है 100 अरब रुपए के, लेकिन अब जो ये मौजूदा इस वक्त हालात हैं जब एक्सपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, तो ये फ्रूट इंडस्ट्री को, वेजिटेबल इंडस्ट्री को ये कितना इफेक्ट करेंगे? जी, ज़ाहिर बात है ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, उसमें पाकिस्तान को भी आएगा, क्योंकि आपकी पूरी सप्लाई चेन जो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गई है, ना वो बाय एयर से जा रही है ना बाय सी से जा रही है। तो हमारा कीनू का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ था और अभी जो है जो मेन प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आलू हो रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात आ ही रहा है, मगर देखें क्या हालात होते हैं। उसके अलावा शिपिंग लाइन के जो सर चार्जेस है वो भी इंक्रीज़ हो गए, तो वो भी ठीक ठाक जो सुनने में आ रहा है 2,000 से 3,000 पर कंटेनर, जो रेफ़र कंटेनर जो ठंडा करता है
उसके जो है रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री जो है हमारी चैलेंजेस से गुजर रही है। जो आपने बताया 10 साल से हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी है वैल्यू वाइज, अगर आप इसको देखें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2023-24 से डिक्लाइन, मतलब कि 22-23 से डिक्लाइन होना भी शुरू हो गई। अगर आप रुपीस में देखते हैं तो जाहिर बात है वो इंक्रीज़ आपको नज़र आ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। मगर अगर हम अपनी करेंसी को भी देखें, 2015 पे 100 रुपये का था डॉलर और आज 280 रुपये का डॉलर है, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो सिर्फ ये नहीं कि हम कहेंगे कि हमारी, अगर मैं बात करूँ जो मेजर प्रोडक्ट है पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है फ्रेश फूड के अंदर, वो कीनू है। वो 4 साल से वो 230 मिलियन से वो 80 और 90 मिलियन पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि वो 60 साल से वैरायटी लगी हुई है। हमने इसको वैरायटी को बदला नहीं कीनू की, और 25 साल के बाद वैरायटी को बदलना पड़ता है, मगर हमने 60 साल हो गए उसको चेंज नहीं किया। ये भी वैरायटी अमेरिका से आई है, और हम यही हमेशा इंडस्ट्री डिमांड करती है फेडरल और प्रोविंस से कि वैरायटी लेके आएँ। और वैरायटी अगर कोई आती भी है तो उसको 1-2 साल नहीं लगते, टाइम लगता है आने में, फिर उसको प्रोड्यूस होने में, फिर उसके प्रोडक्शन होने में, फिर उसको एक्सपोर्ट होने में। इसलिए कि अब इंटरनेशनली हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कीनू जो है ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्लास 2 कहा जाता है यूरोप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सीड्स बहुत सारे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ 25 साल के बाद चेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रही। इसलिए कि कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ बड़ा ज़रूरी है, एटलीस्ट 60 to 70 डेज़। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो कीनू होता है कनाडा तक होता है, जिसका ट्रांजिट टाइम जो है 40 दिन से ऊपर है। अच्छा। और जिस तरह रशिया भी होता है, आपका फार ईस्ट में भी होता है, 30 मुल्कों में होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सड़क वो हमारी जो बाई सी की एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, और उसकी मेन वजह है कि वैरायटी को हमने बदला नहीं है। हमारी जो मेन अब एक्सपोर्ट रह गई है वो ज़्यादातर बाय रोड चली गई है, जो CIS कंट्री के अंदर, जो ईरान के थ्रू जो है हमारी हम ये कह सकते हैं कि रशिया तक टच कर रही है। तो अभी तक बॉर्डर खुले हुए हैं, स्मूथ इतना नहीं काम चल रहा, मगर चल ही रहे ट्रक्स। अल्लाह खैर करे आगे हालात किस तरफ जाते हैं। मगर अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद होने की वजह से भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि कीनू का और आलू का जो हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी, खासकर आलू की, वहाँ से CIS कंट्री में जाने का। और इस तरह मैं कंपैरिजन करूँ कि अफगानिस्तान से CIS कंट्री जब जाता था उसका ट्रांजिट टाइम जो था वो 1 हफ्ता था। जब आप ईरान के थ्रू जाते हैं तो वो 2 से 3 हफ्ते चले गए, और आपकी ट्रांसपोर्ट के रेट ट्रिपल की तरफ चले गए। तो वो भी इंक्रीज़ हुई है, उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है। मगर हमें ज़ाहिर बात है पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, मुल्क की सिक्योरिटी देखनी है, फिर बाद में ट्रेड आता है। मगर बात यह कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के मसाइल को हल करें, इसलिए कि अभी आप देखें कि हर जगह जो है जंग छिड़ चुकी है, तो फूड सिक्योरिटी बड़ा मायने रखता है। हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होना और हमारे मुल्क में आना जो चीज़ें, उसको भी हमने बड़ा गौर से देखना है। और ये फेडरल मिनिस्ट्री का काम है नेशनल फूड सिक्योरिटी का, कि इस चीज़ को देखें कि हमारे यहाँ कोई कमी ना हो आगे जाके। इसलिए कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कुछ भी नहीं कह सकते कि कहाँ जाएंगे। अभी तो कोई भी सिर्फ तो वही अभी जो आपने ये बात की शेल्फ लाइफ की, ये शेल्फ लाइफ का इशू सिर्फ कीनू की हद तक ही है, और अब तो उसका ज़ाहिर सीज़न भी एंड की तरफ है, चूँकि अब आगे मैंगो का सीज़न आना है और वो भी हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरे फ्रूट्स के साथ भी ये शेल्फ लाइफ का इशू है, क्योंकि आगे जब हम ऑल्टरनेट रूट्स के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करेंगे उसमें दिन भी इजाफी लगेंगे, 10 से 15 दिन भी फिर बड़ा मैटर करते हैं अगर ये शेल्फ लाइफ इतनी कम है हमारे फ्रूट्स की। जी, मैं कीनू की बात कर रहा हूँ कि वैरायटी हमें बदलना पड़ेगी, इसलिए शेल्फ लाइफ का इशू आया हुआ। मगर जब हम आम की बात करते हैं, आम हमारे पास जो चैलेंज आएगा, वो 1 जून से हमारी एक्सपोर्ट होगी इस साल 2026 की इंशाल्लाह ताला। बात ये कि उस वक्त हालात कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी जो मैंगो की है फ्रेश, वो ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर है। और जो हालात इस तरफ जा रहे हैं हमें कुछ कह नहीं सकते कि किस तरफ हमारी एक्सपोर्ट होगी। खुदा ना खास्ता हालात ख़राब होते हैं और सही नहीं होते उस टाइम तक, तो या बिगड़ के फिर ठीक होते हैं, चीज़ें को भी टाइम लगता है सही होने में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम, सिर्फ मैं 2 कंट्री मिडिल ईस्ट और ईरान की बात कर रहा हूँ, ये मोर देन 65% हमारा मैंगो इस तरफ जाता है। तो एक बड़ा चैलेंज है, लेट्स सी क्या चीज़ें क्या होती है, होप फॉर द बेस्ट। हम यही बात करेंगे कि अल्लाह ताला
जो हालात को बेहतर करे। रमज़ान का महीना भी है इंशाल्लाह। और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही है, अल्लाह खैर करे। बस यही कहेंगे कि जी फूड सिक्योरिटी के मैं बार बार हुकूमत को भी कहूँगा कि इसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई जाए और इसके ऊपर देखा जाए पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी है और इसमें बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो हमें हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और अभी हम सियासत को साइड पे रखें और मुल्क की तरफ चले, क्योंकि हर तरफ लड़ाई छिड़ी हुई है और हमने सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे, मगर फूड सिक्योरिटी बड़ा मायने रखती है इस टाइम पे, क्योंकि हर जगह आपके पास जो एक्सेस से आने की चीज़ें आगे जाके खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, पेटर इन चीफ पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।